पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी कंटिन्यू करते हैं और इसी क्रम में अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को सीख रहे हैं। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अपन ने रेडियस सीख लिया, आयोनाइजेशन एनर्जी सीख लिया और ईएन के बारे में कुछ जानते हैं अब। ठीक है, तो बेसिकली ईएन है क्या, इसको डिफाइन करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। ईएन, जिसका हिंदी में नाम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, पूरा फुल फॉर्म बोले विद्युत ऋणात्मकता है, विद्युत ऋणता बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। बेसिकली क्या चीज होती है, डेफिनेशन, परिभाषा। देखो ईएन कैसे डिफाइन करते हैं, सुनना समझना ध्यान। सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम जो बॉन्ड से बंधे हुए, किसी बंध से बंधे हुए, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनको अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है, सिंपल सी बात है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी ईएन। ईएन मतलब कोई एनर्जी की वैल्यू नहीं है, ये एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है अपनी ओर। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिकली है क्या, दिस इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। अब एक चीज सोचो, यदि मैं इसको किसी एग्जांपल से समझाना चाहूँ, यदि आपको किसी एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो कैसे समझाऊंगा, देखना। कोई भी बॉन्ड मॉलिक्यूल के बीच में बना हुआ है, ए और बी के बीच में, और ये कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग की वजह से बना है, तो कोई भी बॉन्ड की वजह से बोलना पसंद करूंगा कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब इस कोवलेंट बॉन्ड में दो केस या दो बातें चर्चा की जा सकती है। इस कोवलेंट बॉन्ड में दो बातें चर्चा कर सकता हूं मैं, या तो जो ईएन है वो ए की ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू बी, या फिर जो ईएन है वो ए की कम हो जाए या फिर बी की ज्यादा हो जाए। ठीक है, यदि ईएन ए की ज्यादा है तो केस क्या देखने को मिलेगा, इसको इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ए की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है बीच में रहने के बजाय कहां चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बीच में रहने के बजाय ए की तरफ शिफ्ट नहीं हो जाएंगे क्या। और जैसे इलेक्ट्रॉन ए की तरफ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल का मतलब पार्शियल या आंशिक, आंशिक आवेश आ गया, यहाँ पर नेगेटिव की चार्ज साइड शिफ्ट हो गया। और इसका मतलब यहाँ पर चर्चा करता हूँ, तो बी की यानी यदि ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा, और यहाँ पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव। ये सिंपल सा ईएन का कंसेप्ट है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है वही ईएन है। अब ईएन को समझाने के लिए, इसकी मेजरमेंट के लिए क्या क्या चर्चा हुई, तो बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ ईएन। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ईएन। अब देखो, इसको मेजर करने के लिए, इसको नापने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए कुछ स्केल्स आए, कुछ पैमाने आए, जिन्होंने ये समझाया कि यार ये मेजरमेंट कैसे किया जाए, किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। सबसे पहले और सिंपल सा था मूलिकन। इसने क्या बोला कि कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन खींचना अपनी तरफ जाता है, उसका डिसीजन आप आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ले सकते हो। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा जाए तो रिलीज एनर्जी। यदि दोनों ही वैल्यू ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की या इलेक्ट्रॉन के लिए उसके अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति ज्यादा है। सोचो कैसे, यदि किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, किसी एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका वो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड नहीं, वो लेने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, और यदि किसी की ईए ज्यादा है, ईए ज्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करने में वो खुश हुआ है, स्टेबल हुआ है। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल जिनका ईए ज्यादा होता है, उनका इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी, इसको नाम ही ऐसा रखा है अपन ने, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जिसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करने की, आकर्षित करने की प्रवृत्ति ऑब्वियस बात है ज्यादा रखता होगा। तो अब सबसे पहला जो स्केल बताया, सबसे फर्स्ट जो स्केल बनाया गया, दैट इज ऑलरेडी मूलिकन स्केल। मूलिकन स्केल, अब इसमें बोला क्या गया, मूलिकन स्केल में सिंपल सी बात बोली गई कि दिस इज द एवरेज ऑफ दो जो एनर्जीज की चर्चा की मैंने, एक तो आयोनाइजेशन एनर्जी और एक ही है। तो सिंपल सी बात है, इसने बोला कि सिंपल सी बात, दिस इज द एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी of an
एलिमेंट, उस एलिमेंट की इन दोनों क्या एवरेज लिए थे। इसके अकॉर्डिंग जो En जो थी वो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज कर दो। ठीक है, इसने काफी हद तक काम सही किया, इसका स्केल काम में भी है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाया, स्केल बहुत ज्यादा नहीं चल पाया। इसका कारण क्या था, जिनके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करते हैं वो कोई दिक्कत नहीं थी, कर सकते हो, लेकिन ये जो है वो सबके लिए डिफाइन नहीं होती थी। ये बहुत सारे मेटल्स के लिए डिफाइन नहीं होती थी, केवल नॉन मेटल के लिए इजीली डिफाइन हो जाया करते थे। इसलिए जब ये डिफाइन नहीं हो सकती तो कुछ का ये के बिना करना पड़ा, तो जब ये के बिना करना पड़ा तो वैल्यूज गलत आने लग गई, तो फिर मोलिकन स्केल फेल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्केल आया सेकंड, पॉलिंग स्केल, जो अब तक चल रहा है, अभी तक मार्केट में वही चल रहा है, दैट इज पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल, ठीक है। पॉलिंग स्केल ने क्या बोला, सिंपल सा, उसने बोला कि यार जब भी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, शिफ्ट होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शिफ्ट होता है एक जने के खींचने की वजह से, देखो नेचुरली जब बॉन्ड बनता होता, जब बॉन्ड बना होगा तो कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन बीच में रहे होंगे, लेकिन किसी एक की ये ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक की तरफ अट्रैक्ट हो गए, एक की तरफ आकर्षित हो गए, तो उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर और मूवमेंट की वजह से एक एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। और जितना ज्यादा इसने बताया कि जितना ज्यादा ट्रांसफर होगा, जितना ज्यादा मूवमेंट होगा, उसमें उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी। और ये ट्रांसफर जो है, रेजोनेंस एनर्जी को बता रहा हूँ, ये ट्रांसफर जो है क्या ईएन के डिफरेंस को नहीं दिखा रहा, क्या जितना ज्यादा ईएन का डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, क्या उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक तरफ और ये एक साइड नहीं जाएगा क्या। तो इसने सारा काम किस बेस पे किया, रेजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दिस स्केल इज बेस्ड ऑन रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। इफ रेजोनेंस एनर्जी इज मोर देन ईएन डिफरेंस विल बी मोर। तो ईएन डिफरेंस भी ज्यादा होगा, तो जो एलिमेंट ए और बी का जो ईएन डिफरेंस है, हाँ आपको यदि ये नॉलेज नहीं, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन होता है, ईएन कोई को सिंबल का मिलिए, दैट इज साई। ईएन कोई को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, साई एक्स के जैसा ही होता है, लेकिन कैपिटल एक्स की तरह एक जो ये सिंबल है, दूसरा तो काटने वाला है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो डेल्टा साई है, ईएन का जो डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, इसके अब रूट के प्रोपोर्शनल। अगर जब इसको एक्चुअली फॉर्मूला देखा गया तो जो डिफरेंस है वो जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 2.028 इनटू रेजोनेंस एनर्जी, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। रेजोनेंस इजीली प्रैक्टिकली कैलकुलेट हो जाया करती थी। तो मैं क्या बोलूँगा, ईएन ऑफ ए माइनस ईएन ऑफ बी, जिसका डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए, इज इक्वल टू 0.208 अंडररूट में रेजोनेंस एनर्जी। इस स्केल में एक दिक्कत थी, क्या आप दो एलिमेंट की ईएन का डिफरेंस जरूर कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या नहीं कर सकते थे। जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, इन दोनों एलिमेंट का ईएन का डिफरेंस क्या इजीली आ सकता था। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के ईएन का डिफरेंस क्या निकाला जा सकता था, लेकिन इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या वो नहीं निकाली जा सकती थी। अब सोचो यार, जब डिफरेंस पता था और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो अपन नहीं निकाल सकते। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्लास में 2 बच्चे थे, या क्लास में 10 बच्चे होंगे, 2 तो क्या ही होते होंगे, क्लास में 10 बच्चे थे, 10 बच्चों में मेरे को किसी 2 बच्चों का डिफरेंस पता है। 2 बच्चों का डिफरेंस क्या है, मार्क्स का टोटल 10 नंबर का एग्जाम था, 10 मार्क्स का पेपर था, क्लास टेस्ट रहा होगा, और उनका जो नंबर का डिफरेंस था वो 2 मार्क्स था। लेकिन इन दोनों के डिफरेंस में नहीं बता सकता किस बच्चे कितने मार्क्स थे। लेकिन मुझे यदि कोई पूछ ले कि यार कितने हैं, तो मैं नहीं बता सकता कब तक, जब तक मेरे को किसी इन दोनों में से एक बच्चे की नहीं बता दी जाए, ठीक है। किसी और 2 बच्चों को बता दो डिफरेंस, तब भी कुछ नहीं होगा। इवन सारे बच्चों को यदि डिफरेंस पता है तो शायद ही कैलकुलेट कर पाए किसके कितने मार्क्स आए। अब सुनना, तरीका क्या लगाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाए, यार जरूरी कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट करना जरूरी था यार, एग्जैक्ट वैल्यूज क्या ली जाए। तो मैंने क्या बोला, जो टॉप बच्चा उसके हमेशा 10 में से 10 आते हैं, तो बोल देता हूँ इसके 10 में से 10 हैं, तो सबके कैलकुलेट कर लो, इजीली हो जाएगा काम। तो यदि किसी एक बच्चे को पता चलता है यार ये टॉपर बच्चा हमेशा 10 में से 10 लाता है, तो जब उसके पता चल गए इतने हैं, तो दूसरों को आराम से पता चल जाएंगे उसके रेस्पेक्ट में कि हाँ
इसके इतने नंबर, इसके इतने नंबर। वैसे ही अपन ने क्या किया, एक टॉप मोस्ट एलिमेंट जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी थी उसको वैल्यू दी थी 4। अपन ने क्या किया, जिसके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी थी इसको वैल्यू क्या दे दी अपन ने, 4 असाइन कर दी। इसके रेस्पेक्ट में जिसकी वैल्यूज निकाली गई, कैलकुलेट की गई, अपन ने वैल्यूज दे दी, असाइन कर दी। कैसे देखो, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और इससे पहले कार्बन, बोरोन, बेरिलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, जो भी वैल्यूज असाइन करनी। थोड़ा मैं उस साइड लिखता हूँ ताकि एक फॉर्मेट बना रहे जो अपन फॉलो कर रहे हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सॉरी सल्फर, फास्फोरस, ठीक है। इनकी जब ये हाइड्रोजन भी इंक्लूड करना पड़ेगा मेरे को, जरूरी है। तो इनकी जब वैल्यूज ली गई कि किसकी कितनी वैल्यू, तो फ्लोरीन की अपन ने 4 कंसीडर की, फ्लोरीन के अपन ने 4 कंसीडर की, तो उसके रेस्पेक्ट में किसकी कितनी आई, ऑक्सीजन की 3.5 आई, नाइट्रोजन की 3 आई, फास्फोरस की 2.1 आई, सल्फर की 2.5 आई, क्लोरीन की 3 आई, कार्बन की 2.5 आई, बोरोन की 1.5 सॉरी 2 के आसपास आई, और बेरिलियम की 1.5 आई, और हाइड्रोजन की 2.1। लिथियम की याद हो नहीं है कोई दिक्कत नहीं, वैसे 0.9 थी, याद रहे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वैल्यूज लिखी नहीं 0.1, ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज तुम्हें याद करनी पड़ेगी। ये जो वैल्यूज लिखी है मैंने, हर एक वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। अब सर कंफ्यूजन ये है कि इन दोनों में किसकी ज्यादा है, इन दोनों में किसकी ज्यादा है, जिनकी सेम वैल्यूज आई है, और इन दोनों में किसकी ज्यादा है, जिनकी सेम वैल्यू आई है। तो सेम वैल्यू में एक्चुअली एग्जैक्ट सेम वैल्यूज नहीं थी, ये कुछ पॉइंट्स में थी, अपन ने अप्रोक्सीमेट ये वैल्यूज ली। तो इस साइड क्लोरीन की ज्यादा है, सल्फर की ज्यादा है, फास्फोरस, इन तीनों की ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो इसके साथ में सेम वाले बंदे हैं। तो इनके साथ आप कंपेयर कर सकते हो किसकी ज्यादा और किसकी कम है। तो सेकंड पॉलिंग स्केल, और ये पूरे ऑर्गेनिक में काम में आएगी वैल्यू, ये सब जगह काम में आने वाली वैल्यूज है। तो इन्हीं वैल्यूज के साथ अपन चैप्टर कंटिन्यू प्रोसीड करेंगे। हाँ, इसके बाद अपन चलते हैं थर्ड, एक और स्केल आया ऑलरेड स्केल। ऑलरेड स्केल ने क्या बोला, इसने बड़ा ही सिंपल सी बात बोली कि यार इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किस बात पर डिपेंड करेगी, इसी बात पर करेगी कि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा, क्या उसकी ये उतनी ज्यादा नहीं होगी, क्या एग्जैक्टली उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसने क्या किया कि जो En है वो प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार नहीं आएगा क्या, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं आएगा क्या, आर स्क्वायर के, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितने ज्यादा रेडियस होगा उसकी एन उतनी ही कम आएगी, इसकी न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना कम हो गया होगा। तो उसने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया इस चीज के लिए, साई इक्वल्स टू 0.359 इंटू जेड स्टार अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। ये एग्जैक्ट वैल्यू दिया करता था En की, जो पॉलिंग स्केल से आया करती थी। लेकिन दिक्कत आई इसमें, दिक्कत ये आई कि जब इससे कैलकुलेट करते थे तो अपने को पता है जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है अपन ने सबका कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, इसमें दिक्कत थी, कुछ एरर थी, कुछ एक्सेप्शनल केस आ गए थे, इसलिए ये रूल या तरीका भी फेल हो गया था। ठीक है, अब सोचो यार, जब पॉलिंग और जैसे ये तो मैंने बता दी कि ठीक है सेम वैल्यूज दे देता है, मूलिकन और पॉलिंग स्केल जो थे इनमें भी कोई रिलेशन था क्या, जब दोनों ही बात बिल्कुल ये दोनों सही बात बता रहे थे, इन दोनों में भी रिलेशन था। ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिलेट कर पाते थे। चाहो तो याद कर सकते हो क्या रिलेशन था। पॉलिंग जो स्केल है पॉलिंग का वो इक्वल्स टू 0.336 ब्रैकेट साइड ड्यू टू मूलिकन स्केल माइनस 0.615। ये वैल्यूज थी, आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बढ़िया याद रहे तो, ताकि आप रिलेट कर पाओ इन दोनों को। तो बेसिकली आज वाले लेक्चर में क्या सीखा अपन लोगों ने, En क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर अपन ने सीखा En के मेजरमेंट कैसे किया जाए, तो अलग अलग स्केल काम में आए। ठीक है, जो 3 स्केल थे वो अपने कोर्स में तीनों स्केल के अपन ने टर्न 1 by 1 किया। सबसे पहले अपन ने मूलिकन स्केल लिया। मूलिकन स्केल आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बेस्ड था, और इनका एवरेज जो आया था वो एनर्जी आई थी, वो एनर्जी क्या बता रहा था, En इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को। उसके बाद अपन ने पॉलिंग स्केल की चर्चा की। पॉलिंग स्केल बता रहा था
कि अपन रेजोनेंस एनर्जी की हेल्प से अपन देख सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा चार्ज ट्रांसफर हुआ है उतनी ज्यादा उसमें रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हुई होगी, और जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हुई है तो उतना ज्यादा ईएन का डिफरेंस रहा होगा, क्योंकि उतना इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है। सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन जो कितने ज्यादा शिफ्ट होंगे डिपेंड करता है इन दोनों की ईएन का डिफरेंस कितना ज्यादा है। सोचो कि यदि इसकी ईएन बहुत कम है और इसकी ईएन बहुत ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा जाएंगे बी की तरफ, तो ये डिफरेंस जितना ज्यादा उतना ज्यादा रेजोनेंस, उतनी ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी। और इससे अपन ने दो का डिफरेंस निकाल लिया, और जब दो का डिफरेंस अपने को पता था तो किसी एक का अपन क्या कर सकते कंसिडर कर सकते थे, मान सकते थे, और माना गया फ्लोरीन की 4, उसके रेस्पेक्ट में अपन ने सबकी निकाली। और फाइनली ऑलरेडी स्केल जो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन के हिसाब से बताया कि जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा क्या उसकी ईएन उतनी ज्यादा नहीं होगी क्या, लेकिन इसकी दिक्कत क्या है, ये सबके लिए वैलिड नहीं हो पाया, और वैसे ही मॉलिक्यूल में ई सबके लिए वैलिड नहीं थी, इसलिए इसमें भी दिक्कत आ गई थी। तो अल्टीमेटली ईएन का बेसिक जो अपन ने सीखा ये काम में आएगा बार बार, इसलिए इसको बढ़िया से याद करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।